स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नर्वस कंट्रोल में कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स को समझने के लिए हमें इस लेसन की पहली लाइन जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूरॉन कहलाती है कि न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स पे ध्यान देना होगा। अगर आज हम ये समझ गए कि न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स एंड व्हाई दे आर एक्साइटेबल सेल्स, तो इस टॉपिक को समझने में बहुत आराम रहेगी बच्चों को। बेटा, न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल बिकॉज द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन्स आर इन पोलराइज स्टेट। इसलिए न्यूरॉन एक्साइटेबल होती हैं क्योंकि न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन होती हैं वो सब पोलराइज कंडीशन में रहती हैं। वाई दे आर इन पोलराइज कंडीशन। अब दूसरा क्वेश्चन दिमाग में आया कि आखिर पोलराइज स्टेट क्या है। द पोलराइज स्टेट ऑफ न्यूरॉन इज ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। जो डिफरेंशियल पोटेंशियल ग्रेडियंट है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, उसके कारण ये पोलराइज स्टेट में रहती है। पोलराइज स्टेट का मतलब यहाँ पे होगा रेस्टिंग कंडीशन से, रेस्टिंग स्टेज से। और रेस्टिंग स्टेज में न्यूरॉन में क्या क्या होता है, क्या क्या उसके अंदर चेंजेस होते हैं, उनको जानने के लिए हम आज सबसे पहले डिस्कस करेंगे पोलराइज स्टेट। ठीक है, तो बच्चों इन रेस्टिंग कंडीशन आप देख रहे हैं, ऊपर मैंने ये न्यूरॉन का डायग्राम बनाया और इस न्यूरॉन के डायग्राम में जो ये पोर्शन है नर्व फाइबर वाला, ठीक डेंड्राइट के पीछे ये एक्सॉन कहलाता है और इस एक्सॉन को ही नर्व फाइबर कहते हैं। एक्चुअली में न्यूरॉन में नर्व फाइबर ही कंडक्टिव जोन होता है, कंडक्टिव पार्ट ऑफ द न्यूरॉन होता है, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है नीट का। पहला क्वेश्चन आपको यहीं से मिल गया कि द कंडक्टिव पार्ट ऑफ द न्यूरॉन इज द नर्व फाइबर एंड अनदर नेम ऑफ द नर्व फाइबर इज द एक्सॉन। अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं, देखते हैं रेस्टिंग कंडीशन में क्या क्या देखने को मिलता है। रेस्टिंग कंडीशन में जो ये न्यूरिलेमा है, this न्यूरिलेमा, this is the न्यूरिलेमा, the membrane of axon is called न्यूरिलेमा, in another word is known as axolemma. This is impermeable to the sodium ion. यानी जब न्यूरॉन पोलराइज स्टेट में होता है उस समय न्यूरिलेमा जो होती है वो इम्परमेबल होती है सोडियम आयंस के लिए। तभी आपको डायग्राम में दिख रहा है कि इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ECF यानी न्यूरिलेमा के बाहर सोडियम आयंस आर एक्यूमुलेटेड मोर। इसलिए आपको ये देखने को मिल रहा है कि बाहर की जो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरिलेमा इज हाईली पॉजिटिव चार्ज। कारण क्या है? क्योंकि जब तक स्टिमुलस न्यूरॉन में एक्सॉन में आता नहीं है तब तक न्यूरिलेमा इम्परमेबल रहती है सोडियम आयंस के लिए। ये पहचान है पोलराइज कंडीशन की। अगर नीट में न्यूरॉन के कंडक्शन के लिए, नर्व इम्पल्स के कंडक्शन के लिए अगर 3 डायग्राम बनाकर दे दिए जाएँ, 4 डायग्राम बेस दे दिए जाएँ, तो आपको पोलराइज कंडीशन को पहचानने के लिए इस डायग्राम की मदद मिलेगी कि ड्यूरिंग द पोलराइज स्टेट, ड्यूरिंग द पोलराइज कंडीशन द न्यूरिलेमा इज इम्परमेबल टू sodium ion. This is the reason the outside the न्यूरिलेमा sodium ions are accumulated, वो इकट्ठे हो जाते हैं। अब बात करते हैं न्यूरिलेमा के अंदर, यानी मतलब एक्सॉन के न्यूरिलेमा के अंदर आए तो फिर साइटोप्लाज्म जो मिला था उसको नाम यहाँ पर दे दिया गया एक्सोप्लाज्म। ठीक है, इस एक्सोप्लाज्म में अगर देखा जाए तो आप देख रहे हैं इट इज़ हाईली नेगेटिवली चार्ज। अब सवाल ये आता है कि एक्सोप्लाज्म आखिर नेगेटिवली चार्ज क्यों होता है? उसका कारण ये है बच्चों, क्योंकि एक्सोप्लाज्म में ऑर्गेनिक एनायंस ज़्यादा होते हैं। इस ऑर्गेनिक एनायंस की मदद के कारण ही द एक्सोप्लाज्म इज नेगेटिवली चार्ज। तो आपने देखा पोलराइज कंडीशन में न्यूरिलेमा इज इम्परमेबल टू सोडियम आयन। ठीक, अब आते हैं अभी दूसरे डायग्राम पर। ये जो मैंने डायग्राम बनाया पहले ये समझिए,
ये डायग्राम ये वाला पोर्शन सेल मेम्ब्रेन का है। सेल मेम्ब्रेन कह लें तो आप कह सकते हैं एक्सोलेमा कह लें, चाहे आप इसको न्यूरीलेमा बोल दें, ठीक है। ये उसका डायग्राम है। ये इसमें बताया गया है, डायग्राम के इस साइड में आउटसाइड दिखाया गया, यानी मतलब ECF को दिखाया गया। बीच में ये जो पोर्शन है जहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स बाइफॉस्फोलिपिड लेयर्स लगी हुई हैं, ये न्यूरीलेमा है। इस न्यूरीलेमा यानी सेल मेम्ब्रेन को दिखाया गया है, और उसके नीचे की साइड एक्सोप्लाज्म की कंडीशन को दिखाया गया है। पहले आपने ये देखा इस डायग्राम में दिखाया क्या गया है, तब फिर मैं आगे इसको चलता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं होता क्या है बच्चों कि इस सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास दो तरह के सिस्टम होते हैं। एक कहलाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इधर मैं लिख दे रहा हूँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन, और इस तरफ मैं लिख दे रहा हूँ पैसिव डिफ्यूजन ऑफ आयन। अब आप लोग इसको हालांकि पढ़ चुके हो, व्हाट इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, व्हाट इज़ पैसिव डिफ्यूज़न, लेकिन यहाँ पर मैं फिर भी आपको बताता हूँ, थोड़ा आपका रिकैप कराता हूँ। ध्यान दीजिए, जहाँ पे बच्चों एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वहाँ पर हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, और एनर्जी के लिए हम लोग जानते हैं ATP हमारे लिए है सेलुलर लेवल पर। केमिकल एनर्जी की फॉर्म ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक बेटा, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है जब उसे एनर्जी की ज़रूरत होती है तो इसके मतलब वो एनर्जी कहाँ से लेगा, ATP से लेगा, और एनर्जी लेगा तो फिर आयंस का मूवमेंट किधर होगा, आयंस का मूवमेंट होगा लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। यानी मतलब इन केस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट आयंस ट्रेंड टू मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ their lower electrochemical gradient to the higher electrochemical gradient। ठीक है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। अब दूसरा सवाल आता है, तभी इस डायग्राम में देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपको दिखाया है कि सोडियम आयंस, देखिए रेस्टिंग कंडीशन में सोडियम आयंस एक्सोप्लाज्म में यानी इनर साइड में कम है, बाहर ज़्यादा है, तो इसे एनर्जी मिली, तो सोडियम आयंस हैव ट्रेंड टू मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। सेम condition in case of the potassium. We know that potassiums are more in inside, means in exoplasm. So potassium ions have tendency to move from outer side to इनर साइड, क्योंकि मैंने पहले बताया था लेस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से हायर कंसंट्रेशन की तरफ फोर्स करना पड़ रहा है, तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है। एनर्जी देने के लिए क्या है बच्चों, ATP है। हालांकि ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, अगला नीट का क्वेश्चन किसकी मदद से हो रहा है, कैरियर प्रोटीन्स की मदद से हो रहा है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल कैरियर प्रोटीन्स होती हैं जो इन आयंस को, बोथ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस, दे हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू द हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विद द हेल्प ऑफ द एनर्जी which is supplied by the ATP, and which protein help in this ट्रांसपोर्टेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन इज नोन एज कैरियर प्रोटीन, जिसको एक नाम दिया गया सोडियम पोटेशियम पंप। क्या नाम दिया गया, सोडियम पोटेशियम पंप। अब सोडियम पोटेशियम पंप में जो सोडियम पोटेशियम ATPase एंजाइम्स है, थोड़ा उसको इस डायग्राम में देखेंगे। आपने देखा इन केस ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप द sodium potassium ATPase enzymes has ability to bind 3 सोडियम आयन। कितने सोडियम आयन्स को बाइंड करता है, 3। अच्छा नीट का क्वेश्चन है। एंड इट आल्सो बाइंड 2 पोटेशियम आयन। आपने देखा इस डायग्राम में, तो सोडियम पोटेशियम पंप जो है, जो कैरियर प्रोटीन्स हैं जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रही हैं पोटेशियम आयन्स का
आउटर साइड से थ्रू द सेल मेम्ब्रेन टुवर्ड्स द इनर साइड, एंड सोडियम आयन का फ्रॉम इनर साइड मीन्स दैट लोअर कंसंट्रेशन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन टू द आउटर साइड इज विद द हेल्प ऑफ दिस सोडियम पोटेशियम पंप. It influx, outflux, influx, outflux, and this influx, outflux help in maintenance of the polarized state of the neuron. Only this type of sodium potassium pump is responsible for polarized state. अच्छा नीट का क्वेश्चन है ये भी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए क्या रेस्पॉन्सिबल है. स्टूडेंट ने एक आंसर दिया आज कि सोडियम पोटेशियम पंप. दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला कि सोडियम पोटेशियम पंप में कितने सोडियम के मॉलिक्यूल्स बाइंड अप हो सकते हैं. स्टूडेंट ने आंसर दिया 3 बाइंड अप हो सकते हैं और 2 पोटेशियम के हो सकते हैं. तीसरा क्वेश्चन आया कि रेस्टिंग कंडीशन के लिए, पोलराइज कंडीशन के लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल है. तो आंसर मिला एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में किससे गवर्न हो रहा है, किससे कंट्रोल हो रहा है. तब आंसर मिला सोडियम पोटेशियम पंप. सोडियम पोटेशियम पंप किस तरीके का काम कर रहा है, कैरियर प्रोटीन का काम कर रहा है. कैरियर प्रोटीन्स कहाँ पे होती हैं, इन द सेल मेम्ब्रेन. ये छोटी छोटी बातें, इसके बारे में ध्यान रखेंगे. एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, अगर आपसे कोई कह दे कि रेस्टिंग पोटेंशियल कितना होता है, तो पहले तो आप डायरेक्ट आंसर पे आइए. द रेस्टिंग पोटेंशियल्स of the polarized neuron is -70 millivolt and it ranges from -60 to -85 millivolt. ये रेंज होती है -60 to 85 millivolt. हो सकता है रेंजेस में कौन सा क्वेश्चन आ जाए नीट में, हो सकता है डायरेक्ट वैल्यूज़ दी हों. तो जब डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है तो इट इज़ अबाउट -70 millivolt, और अगर रेंज की बात कर रहा होगा तो -60 to 85 millivolt. ध्यान रखिएगा. अगर कोई कहता है आपसे कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता क्या है, तो सीधी सी बात है कि द पोटेंशियल डिफरेंस तो है ही, इधर पॉजिटिव है उधर नेगेटिव है. द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन है ही न्यूरिलेमा, उसके दोनों तरफ एक जैसा डायग्राम में वैसा ही थ्योरी चल रही है. द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द न्यूरिलेमा at rest condition when the stimulus is not present. Now this potential is known as resting membrane potential. और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कौन कंट्रीब्यूट ज़्यादा कर रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहा है. अब इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट को अपोजिबल इफेक्ट डालने के लिए हमारे पास है पैसिव डिफ्यूजन ऑफ आयन. यानी इस पोर्शन को, इधर वाले पोर्शन को आप पढ़ेंगे पैसिव डिफ्यूजन ऑफ आयन. चलिए मैं इसको थोड़ा अलग कर दे रहा हूँ. मैंने इसमें ऐसे इसको कर दिया. नाउ दिस शोज द पैसिव डिफ्यूजन ऑफ आयन. अब बात करेंगे थोड़ी पैसिव की. जैसा नाम पता लग गया पैसिव, तो एक दिमाग में बात आई कि जो भी आयन्स होंगे वो अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के लिए जाएंगे. और किसको अपोज कर रहे हैं, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस को, जो लोअर से हायर जाता था. अब यहाँ पे रिवर्स कंडीशन है पैसिव की, ताकि उस अपोजिबल एक्शन से उसको इक्वलाइज किया जा सके. तो ये जो पैसिव डिफ्यूजन ऑफ आयन होता है, ये किससे होता है, ये होता है आयन चैनल प्रोटीन से. किस प्रोटीन से होता है, आयंस चैनल प्रोटीन से. ये लगी हुई है. चलिए मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ. दीज आर दी आयन चैनल प्रोटीन. These are the ion channel proteins. ये आयन चैनल प्रोटीन्स हैं जो कि डिफ्यूज़न कर रही हैं, पैसिव डिफ्यूज़न कर रही है आयन का. यानी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, एनर्जी नहीं चाहिए, एटीपी नहीं रिक्वायर्ड है, बिल्कुल एटीपी की ज़रूरत नहीं. कारण क्या है, क्योंकि जो भी आयन्स होंगे वो मूव कर रहे होंगे फ्रॉम ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन. शायद इसीलिए डायग्राम में जब आपको मालूम है कि पोलराइज कंडीशन में जो आउटसाइड द न्यूरिलेमा इज पॉजिटिवली चार्ज, मोर का सोडियम आयंस कंसंट्रेशन आउटसाइड द न्यूरिलेमा. दिस इज द रीज़न ड्यूरिंग द पैसिव डिफ्यूजन ऑफ आयन द सोडियम आयंस trained to move from outside to inside through the cell membrane, or you can say neurolemma. देखा. Now in case of potassium, we know that the potassium ions are more inside the neurolemma, means that in the exoplasm. So during the passive
diffusion of ions, these potassium ions have tendency to move from inside to outside through the cell membrane with the help of ions channel proteins. तो ये हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट। आपने देखा कि न्यूरी लेमा के अंदर कौन कौन से ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव डिफ्यूजन ऑफ आयंस। बोथ आर अपोजिबल इन फंक्शन, बट एक में एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि वो लोअर से हायर की ओर जा रहा है। एक में एनर्जी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो हायर कंसनट्रेशन ऑफ आयन से लोअर कंसनट्रेशन ऑफ आयंस की ओर ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर देखा जाए ध्यान से, इस रेस्टिंग कंडीशन को एक चैनल्स के थ्रू देखते हैं। बेटा इस टॉपिक में एक वर्ड आएगा सोडियम पोटेशियम के लिए, वो आएगा कि दीज सोडियम एंड पोटेशियम आयंस आर वोल्टेज गेटेड चैनल। पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए, वोल्टेज गेटेड चैनल। वोल्टेज गेटेड चैनल का मतलब क्या हुआ कि दे कैन बी ओपन और क्लोज by the change of voltage, that's why they are known as voltage gated channel। इसलिए ये कहलाते हैं voltage gated channel, क्योंकि ये चेंज ऑफ वोल्टेज पर डिपेंड होते हैं। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन नीट का बनता है, क्या वोल्टेज गेटेड चैनल्स आर ओपन ड्यूरिंग द रेस्टिंग कंडीशन? क्योंकि अभी हम पोलराइजेशन की ही बात कर रहे हैं, पोलराइज कंडीशन की ही बात कर रहे हैं, तो हमारा आंसर होना चाहिए दे आर क्लोज्ड। यानी मतलब अगर नीट क्वेश्चन पूछता है कि पोलराइज कंडीशन में जो सोडियम पोटेशियम आयंस के वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं वो चैनल्स ओपन होते हैं कि क्लोज, तो उसका आंसर होता है क्लोज। देखिए मैंने ये डायग्राम बना दिया है, ये मैंने बंद कर रखा है ऊपर से, इसके मतलब दीज चैनल्स आर क्लोज ड्यूरिंग द पोलराइज कंडीशन और क्लोज कंडीशन। अब दूसरा नीट का क्वेश्चन बनता है कि वाई दे आर क्लोज्ड, which ions is responsible to close these voltage gated channel। अब दूसरा क्वेश्चन ये नीट का बनता है, आया भी है एक दो बार, तो हम बात करते हैं उसके आंसर की कि these during the resting condition, during the polarized condition, the voltage gated channels are closed। Reason is that because due to the binding of calcium ions। किस आयंस की बाइंडिंग के कारण ये क्लोज होते हैं? कैल्शियम आयंस बाइंडिंग के कारण ये जो वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं वो पोलराइज कंडीशन में बंद होते हैं। ठीक है, एक चीज़ ये पोलराइज कंडीशन की हुई हमारे पास कंप्लीट कि पोलराइज कंडीशन क्या होता है। अब हम चलते हैं, स्टिमुलस को लाते हैं नर्व फाइबर में कह लें, या कह लें एक्सॉन पार्ट में, या कह लें कंडक्टिव पार्ट ऑफ द न्यूरॉन में। एक ही बात है, मैंने शुरू में ही कहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने एक डायग्राम बनाया, बल्कि मैं एक डायग्राम ऊपर और बनाना चाहूँगा ताकि आपको और क्लियर हो। सोडियम पोटेशियम पंप तो आप समझ ही चुके हैं, ये भी समझ चुके हैं चैनल्स बंद रहते हैं ड्यूरिंग द पोलराइज कंडीशन ड्यू टू द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम आयन। देन आगे चलते हैं, मैं अब आपको दिखाऊंगा डीपोलराइजेशन को कैसे आप ध्यान रखेंगे, कितना आसान है। देखिए बच्चों, ये मैंने दोबारा से एक्सॉन न्यूरॉन का कंडक्टिव जोन बना दिया, यानी मतलब मैंने नर्व फाइबर बना दिया, आपने दूसरी लैंग्वेज में कह दिया आपने सर एक्सॉन बना दिया। एक्सॉन को ही नर्व फाइबर कहते भी, लेक्चर में एक बात हुई थी। ठीक है, ध्यान दिया, ये स्टिमुलस माना एक्सॉन के इस पार्ट में आया, कुछ हमें चेंज देखने को मिलेगा न्यूरी लेमा में। वो चेंज ये होगा बच्चों कि जितने रीजन में स्टिमुलस आता है उतने बीच की न्यूरी लेमा जो होती है उसकी परमेबिलिटी चेंज हो जाती है, उसका नेचर चेंज हो जाता है। तो नेचर क्या था रेस्टिंग कंडीशन में? इम्परमेबल टू सोडियम आयन। तो आपके दिमाग में अपने आप आ गया, नाउ इट्स बिकम्स परमेबल टू सोडियम आयन। देखते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ अंदर की ओर प्लस 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 प्लस, बाहर नेगेटिव 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 नेगेटिव, अब पोटेशियम आयंस बाहर आ गए इक्वलाइज करने के लिए। ये हो गई न्यूरी लेमा। दिस इज नोन एज न्यूरी लेमा ड्यूरिंग दी
excited stage, or you can say during the depolarization. During the depolarization means that when the stimulus entered inside the nerve fiber, now the part of the axon where the stimulus is present in between the axon, the neurilemma change its behavior, it's become permeable to sodium ion, जैसा आपने डायग्राम में देखा। अब क्या हुआ, अब जब ये सोडियम आयन अंदर आए तो इन्होंने पोटेंशियल जो डिफरेंस है उसको चेंज किया, और जो ये चेंज आया वो इनिशियल स्टेज में आया +10 मिली वोल्ट। अब इस +10 मिली वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, इसको नाम दिया गया इस टॉपिक में थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, यानी स्टिमुलस का वो वैल्यू जिसके कारण आगे प्रोसेस फॉरवर्ड हो सके, इनिशिएट हो सके वेव ऑफ डीपोलराइजेशन या नर्व इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल। बच्चों, जो नर्व इम्पल्स है उसका दूसरा नाम ही एक्शन पोटेंशियल है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल को ही बच्चों कहते हैं नर्व इम्पल्स। मीन्स दैट द नर्व इम्पल्स इज आल्सो नोन एज स्पाइक इन द टॉपिक, it also known as action potential, it also known as nerve impulse। लेकिन वो वैल्यू क्या है जो इस कंडक्शन को मदद करेगी आगे बढ़ाने के लिए, वो कहलाता थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। उसकी वैल्यू कितनी होती है एक बार नीट में पूछी जा चुकी है, और वो चेंज होता है स्टूडेंट +10 मिली वोल्ट। जहाँ कहीं भी एक्शन की बात करेंगे, कंडक्शन की बात करेंगे, कोई भी ऑप्शन दिया हो मिली वोल्ट में, हमेशा आपको पॉजिटिव की ओर तवज्जो देना चाहिए, नेगेटिव की ओर तवज्जो आपका पोलराइज स्टेट के लिए होना चाहिए। यहीं से ही ये चीज़ सीख लीजिए। आगे चलिए। Now, when the potassium ions moves inside the neurilemma, there is some change in the potential difference, and the change is about +10 millivolt, and this is known as threshold stimulus. Now, this value of 10 millivolt increase the influx of sodium ion more. अब ये जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है, इसने यहाँ से स्टिमुलेट कर दिया इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस को इनसाइड द न्यूरिलेमा। तो जिस पार्ट में एक्सॉन के स्टिमुलस है वहाँ पर इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन रैपिडली होने लगा, और जो रैपिडली इन्फ्लक्स हुआ तो सबसे पहले ये 10 मिलीवोल्ट का जो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है वो क्या करेगा, इस -70 वैल्यू को कैंसलाइज करेगा और इसको लाएगा ये 0 पर। कितनी वैल्यू पे लाएगा? 0 पे, क्योंकि पहले नेगेटिव पे था, तो नेगेटिव से आप चलेंगे, तो नेगेटिव से जब आप बढ़ेंगे तो फिर 0 की तरफ आएंगे, तो 0 की तरफ जब आप आएंगे फिर दोबारा से जो इन्फ्लक्स होगा सोडियम आयंस का वो इस वैल्यू को आगे बढ़ाकर कर देगा +32 +45 मिलीवोल्ट। और बच्चों ये +32 +45 मिलीवोल्ट है, यही कहलाएगा हमारा एक्शन पोटेंशियल। क्या कहलाएगा? एक्शन पोटेंशियल। ये तो हमारा रेस्टिंग पोटेंशियल था -70 मिलीवोल्ट, जो कैंसलाइज हुआ थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की वैल्यू के बाद में जब रैपिड इन्फ्लक्स हुआ सोडियम आयन का, तब वो 0 पे आ गया। देन बियॉन्ड द 0 दिस वैल्यू इज एक्सीड +30 to 40 मिलीवोल्ट, एंड दिस इज नोन एज एक्शन पोटेंशियल। जैसा नाम बता रहा है एक्शन, इसके मतलब कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इनिशिएट, यानी अब कंडक्शन होना शुरू हो गया है। तो आपको पता लगा एक्शन पोटेंशियल क्या है, दूसरा नाम उसका नर्व इम्पल्स ही है जो मैंने अभी शुरू में बताया था। एक्शन पोटेंशियल को डेवलप करने के लिए थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की वैल्यू क्या होती है? आपने तुरंत आंसर दिया +10 मिलीवोल्ट। इसको क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। ठीक है, आपको ये भी बता दिया गया था यहाँ पर कि क्या कहते हैं, जो न्यूरिलेमा होती है, जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन होती है, इसकी परमेबिलिटी जो होती है पोटेशियम आयंस के लिए ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू सोडियम आयन। मीन्स दैट द पोटेशियम आयंस हैव ग्रेटर मेम्ब्रेन परमेबिलिटी देन दैट ऑफ द
सोडियम आयन। दिस इज द रीज़न, यही कारण है कि जो पोटेशियम आयंस हैं वो बाहर इफ्लक्स होने लगते हैं, बाहर की ओर जाने लगते हैं। इसी कारण एक्सोप्लाज्म में केवल नेगेटिव ऑर्गेनिक एनायंस रहते हैं, इसीलिए अंदर नेगेटिव चार्ज रहता है विद रिस्पेक्ट टू द आउटसाइड। क्लियर हुई बात? ये भी अच्छा एक नीट का क्वेश्चन था कि सोडियम और पोटेशियम में किसकी परमेबिलिटी ज़्यादा होती है मेम्ब्रेन के लिए। द आंसर क्या मिला? आंसर इज द पोटेशियम आयंस हैव ग्रेटर मेम्ब्रेन परमेबिलिटी देन दैट ऑफ द सोडियम आयन। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं। देखिए इसको आसानी से समझते हैं। स्टिमुलस आया, परमेबिलिटी चेंज हुई, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस वैल्यू 10 MV आया और इस थ्रेशोल्ड स्टिमुलस ने रैपिड इन्फ्लक्स किया फर्दर सोडियम आयंस का, जिसके कारण सबसे पहले ये कैंसिल्ड हुआ। ये जो वैल्यू थी नेगेटिव वाली वो कैंसिल्ड होकर 0 पे आई। ओके, नाउ द फर्दर इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन beyond the value this beyond the 0 becomes plus 30 to 45 millivolts. Now student, this is known as action potential. ठीक है, अब इसको देखने के लिए हमें समझना होगा कि जो भी हमने डीपोलराइजेशन पढ़ा इसके मतलब वोल्टेज गेटेड चैनल का काम शुरू हो गया, क्योंकि सोडियम को तुमने इन्फ्लक्स कराया। तो अगर इस वोल्टेज गेटेड चैनल के लिए देखा जाए तो एट अ एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ दिस माई साइड द डायग्राम ऑफ द वोल्टेज गेटेड चैनल इज देयर। सो आप यहाँ ध्यान दीजिए ज़रा, आप देखेंगे जिस समय 10 मिलीवोल्ट का थ्रेशोल्ड लिमिट मिला उस समय जो वोल्टेज गेटेड चैनल है, जो पोलराइज कंडीशन में कैल्शियम आयन की बाइंडिंग के कारण क्लोज रहते थे, उसमें से जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है वो ओपन हो जाएगा। और जब वो ओपन हो जाएगा तो फिर पैसिव के द्वारा, पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा, तो पैसिव होता है हायर टू लोअर, इसके मतलब आउटसाइड से कहाँ आएगा सीधे सोडियम आयन? इन द एक्सोप्लाज्म, जो आपको यहाँ कंडीशन देखने को ऊपर मिल गई। ठीक है, तो मैंने देखिए यह चैनल को खोल दिया। जब मैंने चैनल को खोला तो सोडियम आयन इन्फ्लक्स हो गए, जिसने आगे आकर पहले तो इसको कैंसिल्ड किया, नेगेटिव पोटेंशियल को कैंसिल्ड करके पॉजिटिव में वैल्यू आगे बढ़ाई, और वो वैल्यू अप टू कहाँ तक ले गया? वो ले गया आकर वैल्यू 30 to 45 मिलीवोल्ट, जिसको नाम दे दिया गया एक्शन पोटेंशियल। तो दिस सोडियम एंड पोटेशियम voltage gated channel, they can be open or closed by the change in voltage, by the change in voltage। तो आपने देखा कि वोल्टेज डिफरेंस जहाँ आया 10 MV का, वहीं पर ये सोडियम के जो गेट था वो ओपन हो गया और सोडियम आयन पैसिव मूवमेंट। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन नीट का कि जो सोडियम है एक्शन पोटेंशियल के दौरान या डीपोलराइजेशन के दौरान ट्रांसपोर्ट होता है, या कह सकते हो कि जो अंदर की ओर आता है तो किससे आता है? द आंसर इज द पैसिव। आंसर तुम्हारा होना चाहिए बाय द पैसिव। क्लियर? पैसिव ही बताएंगे क्योंकि वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर आ रहा है। मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि इन केस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट द आयंस हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम देयर लेस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू द more concentration gradient. That's why they required energy which comes from the sodium potassium ATPase enzymes. Okay, now अब क्या होगा? This conduction of neuron, this conduction of action potential, अब मैं यहाँ पे नर्व इम्पल्स को बार बार एक्शन पोटेंशियल बोलूँगा ताकि आपकी प्रैक्टिस पड़े, आप इसको हैबिट में आ जाए कि एक्शन पोटेंशियल बोल रहे हैं, इसके मतलब है नर्व इम्पल्स बोल रहे हैं। नाउ द स्टिमुलस रीचेज हियर दिस पार्ट ऑफ द न्यूरिलेमा। नाउ पीछे वाला पार्ट क्या हो जाएगा? द पार्ट अगेन बिकम इम्परमेबल टू सोडियम आयन। तो फिर सोडियम आयंस को बाहर भेजिए, फिर सोडियम आयंस को बाहर भेजिए, अंदर नेगेटिव ये, और जहाँ पर स्टिमुलस आगे यानी एक्शन पोटेंशियल आगे फॉरवर्ड मूव किया है, नाउ द न्यूरिलेमा अगेन चेंज देयर परमेबिलिटी, देन अगेन पोटेशियम आयंस मूव इनसाइड, सोडियम आयन मूव इनसाइड, इनफ्लक्स इनसाइड हियर।
So this region of the neuron, this region of the nerve fiber is called depolarized, and this part of the nerve fiber, or you can say axon, is called repolarized. क्योंकि पहले तो पोलराइज था ही, अब दोबारा से पोलराइज में आ गया, इसलिए ये कहलाया रीपोलराइज। क्लियर हुआ? तो पता लगा डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। जब तक स्टिमुलस नहीं मिला तब तक पोलराइजेशन, तब तक पोलराइज स्टेट। जब स्टिमुलस एंटर किया, डीपोलराइजेशन इनिशिएट। जब प्रोसीड हुआ, व्हेन द स्टिमुलस प्रोसीड इन द नर्व फाइबर, द रेस्ट पार्ट ऑफ द बिहाइंड द स्टिमुलस इज अगेन रीपोलराइज। अब सवाल आएगा, रीपोलराइज क्यों हुआ? बच्चों, रीपोलराइज इसलिए हुआ ताकि जिस समय सोडियम पोटेशियम गेट्स, वोल्टेज गेट्स बंद होने लगते हैं, सोडियम वोल्टेज गेट बंद होने लगता है, उस समय जो ये पोटेशियम वाला गेट है, अगर इसको ध्यान दें, रीपोलराइजेशन के समय, मैं ज़रा ऊपर चल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ड्यूरिंग द रीपोलराइजेशन, ये आपने देख लिया कि जहाँ स्टिमुलस आगे आ गया उसको डीपोलराइजेशन यानी एक्शन पोटेंशियल के रूप में पढ़ लिया नर्व इम्पल्स को, और जिस पार्ट से होकर आ गया वो दोबारा से रीपोलराइज हो गई यानी परमेबिलिटी चेंज होती गई। क्लियर? अब इस कंडीशन को, जो ये रीपोलराइज हुआ है, जो ये कंफ्यूज ना होइएगा, इसलिए मैंने इसको हटा दिया यहाँ से, अंदर मैंने रीपोलराइजेशन लिखा है। ये जो रीपोलराइज हुआ है उस समय इन वोल्टेज गेटेड चैनल की क्या कंडीशन होती है, ज़रा इसको और देख लीजिए, फिर फाइनली ये टॉपिक आपके दिमाग में आ जाएगा एक दो बार लेक्चर सुन के। देखिए बच्चों, ये हमने अब फिर से चैनल बनाया, लेकिन अब की मैंने एक काम किया, मैंने सोडियम वोल्टेज चैनल को क्लोज्ड कर दिया। ये देखिए, ये तो मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन में ही है, तो दीज आर दी बाइफॉस्फोलिपिड्स लिया, नाउ बंद कर दिया। और दूसरा काम क्या किया कि ड्यूरिंग द रीपोलराइजेशन द पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स मैंने ओपन कर दिया। तो जब मैंने पोटेंशियल गेटेड चैनल ओपन किया तो यहाँ से तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि सर इधर की बात कर रहे हैं आउटसाइड, यहाँ सर बात कर रहे हैं, बीच में जो बात कर रहे हैं वो सेल मेम्ब्रेन की बात कर दे रहे हैं क्योंकि इसी में चैनल लगे हुए हैं, और नीचे सर बात कर ले रहे हैं एक्सोप्लाज्म की यानी इनर साइड में। क्लियर बात हुई? तो रीपोलराइजेशन के समय, पोलराइजेशन के समय तो आपको पता लग गया दोनों चैनल बंद है क्योंकि कैल्शियम आयन बाइंड कर गया, अच्छा नीट का क्वेश्चन था। और जहाँ पर डीपोलराइजेशन की बात है, सोडियम वाला चैनल ओपन हो गया, सोडियम जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन से यानी पैसिव मूवमेंट के द्वारा अंदर आ गया, तभी तो वो उसने थ्रेशोल्ड स्टिमुलस वोल्टेज चेंज किया 10 MV का, तभी तो वो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस ने रैपिड इन्फ्लक्स किया, वो सब आप सीख के आ चुके हैं। अब बात कर रहा हूँ ये रेस्टिंग कंडीशन में जो चला जा रहा है एक्सॉन, जो रेस्टिंग कंडीशन में चला जा रहा है नर्व फाइबर, उस दौरान इन चैनल्स का क्या होगा, बात इसकी हो रही है। ठीक है, देखते हैं बच्चों। इस दौरान आपको नीट के लिए ध्यान रखना है कि व्हेन द सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स आर क्लोज साइमल्टेनियसली द पोटेशियम वोल्टेज चैनल्स आर ओपन हो गए। और ओपन होने के बाद हुआ क्या? ओपन होने के बाद फ्रॉम द इनर साइड दिस पोटेशियम मूव टू द आउटर मेम्ब्रेन, दिस पोटेशियम मूव टू द आउटर मेम्ब्रेन। और जैसे ही आउटर में गया तो बाहर तो पॉजिटिव चला गया, अंदर तो नेगेटिव ऑर्गेनिक एनायन है, दोबारा से पोलैरिटी मेंटेन हो गई, दोबारा से ये रिफ्रैक्टरी पीरियड भी कहलाया। अब ये नए स्टिमुलस को दोबारा से ले सकता है, दोबारा से कंडक्शन नर्व इम्पल्स का कर सकता है, ये कहलाता है रिफ्रैक्टरी पीरियड जो इसके बीच में रहता है। और इस पीरियड में जो पूरा कंडक्शन होता है इट टेक वेरी शॉर्ट टाइम स्पेन अबाउट 1 to 5 मिली सेकेंड, इतनी तेज़ कंडक्शन होता है नर्व इम्पल्स का। तभी तो स्टिमुलस देखते नहीं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आइज़ ने लिया, सेंस ऑर्गन ने सेंसरी फाइबर दिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रोसेसिंग हुई, ब्रेन में फिर स्पाइनल कॉर्ड से आया, मोटर में आया, मोटर इफेक्टर से जुड़ा, इफेक्टर ने रिस्पॉन्स दे दिया। इतना क्विक रिस्पॉन्स हो रहा है, इसमें सारी चीज़ें आ रही। जब तक नहीं मिला था स्टिमुलस तब तक ये कंडीशन चल रही थी पोलराइज, जब मिल गया तो डीपोलराइजेशन स्टार्ट हुआ, पीछे वाला न्यूरॉन रीपोलराइज होता गया।
कारण क्या हुआ रिपोलराइजेशन में? सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन। तो पोटेशियम आयंस टेंड टू मूव फ्रॉम इनसाइड, यानी मतलब एक्सोप्लाज्म। इस डायग्राम में इनसाइड आउटसाइड ये और न्यूरोलेमा बीच में जो भी हम बनाते हैं, क्लियर हुआ? इस तरीके से देखा जाए तो आप इस नर्व कंडक्शन को आसानी से पढ़ सकते हैं। जो भी चीज़ें मैंने नीट के लिए इम्पोर्टेंट बताई हैं उसको आपने ध्यान से सुना और समझा। एक बार मैं दोबारा से सारे रिकैप कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान करिए क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। Now, what is the nature of neurilemma during the polarized condition? It impermeable to sodium ion. First thing. Number second, in sodium and potassium, which one has more membrane permeability? Answer is potassium ion have greater membrane permeability than that of sodium ion. Clear? Second point. What is the value of resting potential? The value of resting potential is minus 70 millivolt. Now, what is the value? Why the exoplasm is negatively charged? Reason is this कि during the sodium potassium pump, the sodium potassium sodium and potassium ions have tendency to move from their lower concentration to higher concentration. Clear हुई? Now these are some organic anions which are more inside the exoplasm, that's why they are negative. Clear? Now फिर आता है रेस्टिंग कंडीशन को मेंटेन करने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल? आंसर इज द सोडियम पोटेशियम पंप। अगला नीट का क्वेश्चन आता है सोडियम पोटेशियम पंप किसका काम कर रहा है? एज अ कैरियर प्रोटीन। सोडियम पोटेशियम पंप से कैसा ट्रांसपोर्ट हो रहा है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस में होता क्या है? लोअर कंसंट्रेशन से हायर की ओर, इसलिए सोडियम एक्सोप्लाज्म से आउटसाइड द न्यूरोलेमा, पोटेशियम आउटसाइड द न्यूरोलेमा से इनसाइड द एक्सोप्लाज्म। क्लियर? सोडियम पोटेशियम पंप में कितने हैं सोडियम्स को बाइंड अप किया जा सकता है? 3, पोटेशियम 2। और एंजाइम्स कौन सी है? सोडियम पोटेशियम ATPase, जो ATP से एनर्जी दे रही है ताकि रिमूवल होता रहे 3 आयंस ऑफ सोडियम एंड 2 आयंस ऑफ पोटेशियम वेरी रैपिडली टू मेंटेन द पोलराइज कंडीशन। क्लियर? नाउ अनदर इज द पैसिव। अब पैसिव में पहला क्वेश्चन पूछता है कि पैसिव इज टेक प्लेस विद और विदाउट एनर्जी। तो विदाउट एनर्जी, बिकॉज पैसिव में तो हायर से लोअर जाता है। यही कारण है कि जो सोडियम है वो तो आउटसाइड न्यूरोलेमा पोलराइज कंडीशन में जाता था, इसलिए वो बाहर से अंदर की ओर आया, पोटेशियम अंदर से बाहर की ओर गया, एक्सोप्लाज्म से बाहर की ओर गया। किससे पैसिव मूवमेंट कंट्रोल हो रहा है? आयन चैनल प्रोटीन से। किससे कंट्रोल हो रहा है? आयन चैनल प्रोटीन से। दूसरा क्वेश्चन, कैरियर प्रोटीन आयन चैनल प्रोटीन्स दोनों कहाँ पर है? आंसर इज द सेल मेम्ब्रेन। आंसर क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन। नाउ थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या होता है? जिस समय स्टिमुलस नर्व फाइबर में आता है, रैपिड इन्फ्लक्स होता है सोडियम आयन का, चेंज इन वोल्टेज होता है, जिसके कारण 10 MV का पोटेंशियल डिफरेंस बनता है। इसी को कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का काम क्या होता है? टू इंक्रीज द रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। तो उससे क्या होता है? जस्ट कैंसलाइज द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द रेस्टिंग पोटेंशियल अप टू 0 तक आकर कैंसिल कर देता है। देन फर्दर इंक्रीज द रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ द सोडियम आयन। नाउ इट डेवलप द एक्शन पोटेंशियल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्शन पोटेंशियल? इज +30 to 45 millivolt। क्लियर बात है? व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द रेंज ऑफ रेस्टिंग पोटेंशियल? इज -60 to -85 millivolt। इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। नाउ वोल्टेज गेटेड चैनल की बात करते हैं। दे आर ओपन एंड क्लोज डिपेंड अपॉन द चेंज इन वोल्टेज। रेस्टिंग कंडीशन में बोथ आर क्लोज। किसके कारण? ड्यू टू द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम आयन। समझ रहे हैं? क्वेश्चंस, यही क्वेश्चंस आने वाले हैं। नाउ ड्यूरिंग द डीपोलराइजेशन सोडियम वोल्टेज चैनल ओपन। तो फिर सोडियम आयन मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द एक्सोप्लाज्म बाय द पैसिव मूवमेंट्स, बाय द पैसिव मूवमेंट। क्लियर बात हुई? आगे चलते हैं।
जब आगे डीपोलराइजेशन हो गया तो रेस्ट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, लेफ्ट पार्ट ऑफ द नर्व फाइबर और यू कैन से एक्सॉन इज रीपोलराइज। तो फिर रीपोलराइजेशन में क्या देखने को मिला, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज एंड पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन। तो फिर पोटेशियम किधर माइग्रेट हुए, किधर गए, उसका आंसर क्या हुआ, फ्रॉम एक्सोप्लाज्म टू आउटसाइड द न्यूरिलेमा। तभी तो अंदर नेगेटिव ही नेगेटिव रह गया, क्योंकि वो तो ट्रेंड में बाहर निकलने का, अंदर नेगेटिव ऑर्गेनिक आयन है, दोबारा से पोलराइज कंडीशन हो जाएगी, कंडक्शन पूरा। आगे देखेंगे इसके नेक्स्ट में जब ये बाहर निकलेगा तो टर्मिनल बटन्स पे पहुंचेगा, टर्मिनल बटन्स पे साइनेप्स होंगे, सेम वही चीज़ होगी वहाँ पर, और साइनेप्टिक वेसिकल से एसिटिल कोलाइन सिक्रीट होगा, बस्ट होगी कैल्शियम आयन की बाइंडिंग के कारण, और उससे एसिटिल कोलाइन निकलेगा, वो रिसेप्टर से जुड़ेगा डेंड्रॉन से ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन, जिसको पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोल देते हैं। फिर ये कंडक्ट हो जाएगा दूसरे न्यूरॉन में, इफेक्टर के पास इंफॉर्मेशन पहुँचेगी नर्व इम्पल्स यानी एक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में, जो दे देगा रेस्पॉन्स। क्लियर बात हुई। थैंक यू। इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, समझ के पढ़िएगा, बहुत आसान भी है। आपने देखा पहले इस कंडीशन को समझेंगे और इसको समझेंगे तो फिर यहाँ समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट।